खबरें बढ़ी हैं तहरीक इंसाफ की कि एंगेजमेंट जो है दोबारा शुरू हो चुकी है। गो के सलमान अकरम राजा साहब पार्टी लेवल पर इसकी तरदीद कर चुके हैं और कहते हैं कि आजम स्वाति साहब अगर कर रहे हैं किसी किस्म की डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो वो इनफरादी तौर पर कर रहे होंगे। क्या खबरें मरवत साहब, एंगेजमेंट दोबारा आगाज हो चुका है इसका? बहुत शुक्रिया। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे हुई। बाज़ दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अप्रोच किया, बाज़ दफ़ा जो हैं पार्टी के अफराद ने या पार्टी ने जो हैं मुज़ाकरात के हवाले से आगाज़ किया, लेकिन माजी की कोशिशें जो हैं वो नाकाम रही। और इस दफ़ा जो आज़म स्वाति साहब ने बयान दिया, आज़म स्वाति साहब का बयान देने के बाद जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ख्याल है कि दोनों को जो है इस हवाले से चूँकि नाजुक सा मौजू है और पीटीआई का जो मौक़िफ़ रहा है वो मौक़िफ़ ये रहा है कि हम किसी डील की तलाश में नहीं है। और हकीकत में भी खान साहब ने बारहा जब भी मुज़ाकरात की बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद या हसूल जो है वो डील नहीं है, बल्कि हमने जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे जो बात करनी है या कानून की हुक्मरानी पे, सियासी कैदियों की रिहाई पे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होंगी। तो अभी ये जो जिस अंदाज में बात आई है उससे तासुर या शबी ये बनती हैं कि गोया कोई डील की या कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ गई है। यूँ जो है जो दोनों अतराफ से बयानी आया है उसने कुछ अच्छा इम्प्रेशन नहीं बनाया है। मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हुए तो वो शायद बैरिस्टर गौर साहब, अली अमीन खान के बग़ैर जो हैं नहीं हो सकते हैं। और आज़म स्वाति साहब जो हैं इसकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि खान ने उनको कहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसका तरीक़ाकार वज़ब करना, मैंडेट किस तरह बात करनी है, किन किन ने करनी है, ये मेरा ख्याल है पार्टी का मैंडेट है और पार्टी को इस पे सोच विचार के बाद आगे बढ़ना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब ने भी उनको जुटलाया जो मुनासिब नहीं था। और मेरा ख्याल है कि यूँ जो है हर दोनों की गुफ्तगू सुनीत से पार्टी को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आजकल आप देखिए कि बैरिस्टर गौहर साहब की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। गो के वो चेयरमैन तो पहले से ही हैं, लेकिन अब थोड़े असर्टिव हुए हैं ऐसा लगता है। और आप, मुझे नहीं लगता कि पता कि आप उसको इस तरह से देखते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो मुलाकात का मामला है अब एक कमेटी बाकायदा तौर पर तश्कील हो गई है। आपको भी ऐसे ही लगता है कि उनकी काफ़ी मजबूत पोजीशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे इशूज़ पे झगड़े शुरू हो गए हैं जिन पे हैरानगी होती है कि ये खान से मुलाकात पे जो है झगड़ा होना, अली ज़फ़र साहब के जाने पे मोतरिज़ होना, बैरिस्टर गौर साहब के जाने पे जो है इतराज़ करना, ये नॉन इशूज़ हैं। यानी अगर इतनी छोटी बातों पे ये टॉलरेंस नहीं शो कर सकते हैं तो पार्टी के आगे तो बड़े इम्तिहान हैं, बड़ी आजमाइशें हैं। तो ये जिस अंदाज में ये लड़ाई झगड़ा कौम के सामने आया है, सलमान अकरम राजा साहब बैरिस्टर गौर साहब को साइड पे बिठा के कहता है कि जी जो लोग आज गए हैं वो मंजूर नज़र थे। मंजूर नज़र में तो बैरिस्टर गौर साहब भी गया था, अली ज़फ़र साहब भी गए थे, ये हक उनको हासिल नहीं था। मंजूर नज़र किसके? मेरा ख्याल है कि ये जिन्होंने छोड़ा मुलाकात दी, यानी उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। ये इल्ज़ाम तराशी थी, जनरल सेक्रेटरी बैठ के चेयरमैन पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और इसके पीछे पाकिस्तानियों को वजह मालूम नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाने के लिए उमर अयूब खान से इस्तीफ़ा लिया गया, लेकिन इस्तीफ़ा आज तक बैरिस्टर गौर ने कबूल नहीं किया है।
और यूं सलमान अकरम राजा साहब जो हैं अपनी नोटिफिकेशन कराने पे बजीद थे, वो नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है, तो लिहाजा कानूनी तौर पे आज भी सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल नहीं है। और उनका अनाथ की वजह जो है या जो बुग़्ज़ है उसकी वजह यही है कि बैरिस्टर गौहर साहब को पता है कि अगर मैं इनका नोटिफिकेशन कर दूं और उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा कबूल कर लूँ तो इलेक्शन कमीशन में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का डिस्प्यूट है वहाँ पर बड़ा सवालिया निशान बनेगा पीटीआई के वजूद पे, क्योंकि पीटीआई के आईन और इलेक्शन कवानीन के तहत गैर मुंतखब शख्स इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने के बाद पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। सही। और इसकी कीमत शायद पीटीआई का वजूद खो देने की शक्ल में भी दी जा सकती है। अच्छा, तो लिहाजा ये तनाज़ा था जिसका लेकिन मरवत साहब मुझे ये बताया, आपने कहा ना कि उमर अयूब साहब से इस्तीफा लिया गया जो बैरिस्टर गौहर ने कबूल नहीं किया, तो इतना ताकतवर कौन है पार्टी में सिवाय बानी तहरीक इंसाफ के? उन्हीं की इजाजत से सब कुछ होता है कि किसने जाना है, किसने आना है, किसने किस ओहदे पर फायज होना है, तो ये उनकी मर्जी थी। देखिए, खान साहब को जब ये सिफारिश हुई कि इनको सेक्रेटरी जनरल बनाना है तो ये प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं बताए गए होंगे कि इसके ये नताइज हो सकते हैं, और जब बाद में बताए गए तो यूं खान साहब इस पे कायल हो गए कि इसका नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ना अब इसको निगल सकते थे और ना वापस ले सकते थे। तो यूं जो है पार्टी में मसला पड़ा हुआ है। वरना अगर खान कहते कि जी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें और उमर अयूब साहब का इस्तीफा कबूल कर दें तो मिनटों का ये काम तो हो चुका होता। लेकिन खान भी शायद इस पे आगाह हैं कि जी ये अब इसको न निगला जा सकता है न थूका जा सकता है। और आप समझते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से इस वक्त पार्टी के अंदर काफी इख्तलाफात पैदा हो गए, और वो भी सिर्फ मुलाकातों को लेकर? नहीं, सिर्फ मुलाकातों पे नहीं है, हर चीज पे वो मुतरिज होते हैं। फला वकील क्यों आया, फला वकील कोसा साहब से सारे केसेस ले लिए, हामिद खान साहब फारिग हो गए, वो खान से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते हैं, कोसा साहब नहीं जा सकते हैं, अली जफर साहब नहीं जा सकते हैं, चेयरमैन साहब के जाने पे सवाल है। रऊफ हसन साहब ने इनके रवैये के खिलाफ पॉलिटिकल कमेटी को दरख्वास्त दिया हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा कौन सा ऐसा इशू है, केपी में माइन पे जो बिल है उस पर भी इनका इतराज़ है। कोई एक इशू ये बता दे जहाँ ये मुतरिज़ ना हो और जहाँ किसी के साथ इसने पढ़ा ना डाला हो। मेरा इनके साथ कोई इख्तिलाफ था, मेरे खिलाफ लगा हुआ था, खान के कान भर रहा था, आखिर में निकलवा की छोड़ा, चलें जी। लेकिन जो इनके पस पुष्ट लोग हैं वो अपनी पार्टी जो है उसकी बेतवकीरी भी करा रहे हैं, तमाम लीडर को रुसवा और जलील कर रहे हैं। एक शख्स हैं जो अपनी जिद, अना और घुमंड का मारा हुआ है। लेकिन पार्टी में आप कह रहे हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं, तो ये बात तो अब सामने आई है, कई लोग कह चुके हैं, आप कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि अलीमा खान साहिबा ने सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी में लाई थी और उनको बतौर सेक्रेटरी जनरल प्रपोज भी किया था। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है और पीटीआई में हर एक को इसका इल्म है। अच्छा, तो मुझे ये एक बात बताइएगा मरवत साहब, देखिए आपने इब्तिदा में कहा कि अगर स्टैब्लिशमेंट से पहले भी इंगेजमेंट थी और अब अगर होगी भी तो ये अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर ये वो लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे, और जाहिर है कि पार्टी में इस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद होगी या जैसे भी। लेकिन बैरिस्टर गौहर के हवाले से जो खबरें हमारे पास हैं कि उनकी इंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो कि बुशरा बीबी साहिबा ने 17 जनवरी से कबल जब उनके पसे पर्दा सारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें एक शर्त रखी गई थी और वो सोशल मीडिया के हवाले से थी, और बैरिस्टर गौहर साहब भी उसी पॉलिसी पर गामजन हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बड़े गहरे आदमी हैं और वो चीज़ें होती हैं मानते नहीं हैं, शायद उनकी मजबूरी होती है। लेकिन माजी में भी बैरिस्टर गौहर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अली अमीन खान के साथ मिल के मुज़ाकरात किए हैं और 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, लेकिन बाद में सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी या पार्टी के अंदर वो लोग जो शायद बड़ा हार्ड लाइन रखते हैं और वो मुज़ाकरात को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, उनकी माँ पे कुछ ना कुछ हो जाता था, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की अपनी गैर संजीदगी होती थी, या हुकूमत को नाराज़ नहीं करना होता था कि मुज़ाकरात जो है डिरेल हो जाते। अब मेरे ख्याल में 2 ही रास्ते हैं फैसला कौन, या है मुज़ाहमत या है मुज़ाकरात। मुज़ाहमत के लिए बड़ी मेहनत और कोशिश करनी होगी,
और मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात भी तभी कामयाब हो सकते हैं जब पीटीआई जो है अपनी पाँव पे खड़ी होकर मुज़ाहमत की पोजीशन में आ जाए, क्योंकि इससे कबल अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो वो मुज़ाकरात मेरा ख्याल है बेसूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अशर हुआ है वो इस दिन के लिए नहीं किया गया कि मुज़ाकरात के वक्त जब पीटीआई के साथ बैठेंगे तो पीटीआई को जो है बहाल कर देंगे और उनके हकूक़ इनको दे देंगे। उन्होंने 5 साल तक निज़ाम को चलाना था और इन 5 साल को चलाने के लिए सब कुछ हुआ। तो लिहाजा ये तभी मुमकिन है जब इस्टेब्लिशमेंट और सरकार को ये इल्म हो कि पीटीआई ऐसी मुज़ाहमत की पोजीशन में है जिसको अगर रोका नहीं गया तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इस सूरत में जो है मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो अभी पीटीआई क्यों आपको लगता है कि इस पोजीशन में नहीं है? आप सब ये कहते हैं कि मकबूल जमात है, पूरी कौम इसके पीछे खड़ी है, क्या वजह है कि फिर आप समझते हैं कि अभी वो पोजीशन नहीं है मुज़ाहमत की कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1 साल या 1.25 साल का वक्त 8 फरवरी के बाद ज़ाय किया है। बड़ा कीमती वक्त था। हम उस वक्त जो है बहुत बेहतर पोजीशन में थे। 1 साल कबल पार्टी बहुत मजबूत थी, मुज़ाहमत के हवाले से बड़ी तवाना थी, लेकिन ये 1 साल 1.25 साल की नाकामियों ने एक के बाद दीगर पार्टी में जो है न कि सिर्फ इंतशार और पुट डलवा दी है, बल्कि इस मुंतशिर शुद्धा क़ियादत को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा वर्कर जो है इनके तले झंडे जमा होना चाहेगा। और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है वर्कर के लिए इस डिप्रेशन की शिकार क़ियादत पे एतमाद करना जब तक ये इख्तिलाफ़ात, ये मनमानियाँ, ये सिफारिशों पे और ग़ैबतों पे लोगों का गिराया जाना ख़त्म नहीं होता, तमाम क़ियादत को एक सफ़ में खड़ा नहीं किया जाता, गलतफ़हमियाँ दूर नहीं की जाती और तमाम क़ियादत जो हैं बिल्कुल कौम के सामने आला-ए-लान जो है इकट्ठे और सफारा खड़ी नज़र ना आए, पीटीआई जो है वो ये ज़हन से निकाल दे कि ये एहतजाज की काबिल है। अच्छा, तो देखिए, एक आप कई दफ़ा ये भी कह चुके हैं कि सोशल मीडिया ने बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो खबर थी वो यही थी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को बाकायदा राजी कर लिया था इस सोशल मीडिया के हवाले से कि अब इसे टेम करना होगा, लेकिन बाद में अलीमा खान साहिबा की वजह से इसे टेम ना किया जा सका। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब कायल होंगे सोशल मीडिया पर? इसे जिस तरह से अब ये चल रहा है, और कई दफ़ा आपने भी देखा है, आपने खुद भी कहा है कि ट्रोलिंग की जाती है बाकायदा, इसको रोकने के लिए क्या अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब ये सब राजी होंगे? मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के खौफ की वजह से खान साहब तक इसका जो सही किरदार है वो उजागर नहीं किया जाता। और मेरा ख्याल ये भी है कि सोशल मीडिया जो है मुतअद्दिद औकात में और मुतअद्दिद मौक़े पे अपने मैंडेट से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, और यूँ जो है पार्टी के बयानिए वो बन जाते हैं जो कभी पार्टी ने सोचा नहीं होता है। ये बात इस हद तक आपकी दुरुस्त है कि खान साहब जो हैं उसने 2 टोक मौक़िफ़ कोई एडिटोरियल बोर्ड बना के इनको ओवरसी करने के लिए कुछ लोगों को तो फ़राइज़ देने होंगे। नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो मीडिया को डील कर रहे हैं। अच्छा। और प्रोफेशनल लोग हो ऐसे बयानिए जो पार्टी की इमेज को ख़राब करते हैं या जो गालम गलोच करते हैं या जो इदारों से टकराव की पॉलिसी अपनाते हैं, ये थोड़े से जो हैं रिव्यू करने होंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी आपने कहा कि उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इमरान खान साहब के कान भरे जा रहे हैं। ज़्यादा ग्रुपिंग फिर इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये कौन है अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं? क्या यही वजह थी कि जिसकी वजह से जुनैद अकबर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया? मुझे ज़ाती तौर पे जुनैद अकबर साहब के केपी का सदर बनने पर तो कोई इतराज़ नहीं, मैंने उनको काम करते देखा है, एक डाई हार्ड लायल आदमी है, लेकिन मुझे इस पे ज़रूर इतराज़ है कि अगर उनको सदर बनाना था तो इन सब को इकट्ठे बिठा के सदर बनाते। अली अमीन ख़ान को इल्म ही नहीं है, ये सदर बन गए, फिर जी ये सदर बने तो इसके बाद पार्टी के अंदर जो तकर्रुरियाँ हुई उससे ये इम्प्रेशन नज़र आ रहा है कि ये तकर्रुरियाँ भी जो हैं कोई
यानी इत्तेफाक से नहीं हो रही है और मज़ीद जो है हवा दे रही है। इसी तरह बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हुए जिसमें मुखालिफ को इल्म ही नहीं होता है। उमर अयूब ख़ान को जिस अंदाज में फ़ारिग किया गया सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से, और फिर जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब को लाया गया, और भी बहुत सारे इंतज़ामी फ़ैसले जो हो रहे हैं, ये सारे फ़ैसले जो हैं वो सिफारिशों पे हो रहे हैं, और इन फ़ैसलों ने जो है अंदर बहुत ज़्यादा रकाबत को हवा दी है। जो लोग गिराए जा रहे हैं वो अब खामोश नहीं बैठ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे निकालने की बड़ी ज़रूरत थी, तो निकालने के बाद जो है उन्होंने तो मेरी ज़बान जो है उसका ताला ही खोल दिया है। क्या फ़ायदा हुआ पार्टी को? लेकिन इन्होंने अपना बुग़्ज़ का जो है इज़हार करना था, और आजकल ये बुग़्ज़ छुपा भी नहीं सकते हैं। फ़लाँ जेल में नहीं जाएगा, फ़लाँ मुलाकात के लिए नहीं जाएगा, मुलाकात को भी इन्होंने इशू बना दिया है। तो लिहाजा ये गलत फ़ैसले हैं, नाकिस फ़ैसले हैं, और जब तक ये क़यादत होश के नाखुन न लें, वो शख्स बेगुनाह जेल में, इनकी तरफ उनकी आंखें, और ये लोग जाके अपनी अगराज और अपने मकासद और अपने फ़ायदे के फ़ैसले करवाते हैं, और फिर आके डंडोरा पीटते हैं। खान ने फ़लाँ की कारकर्दगी की तारीफ़ की, फ़लाँ ने फ़लाँ की कारकर्दगी, क्या कारकर्दगी है? ज़ीरो कारकर्दगी है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई खान के साथ 1.25 साल में वक्त ज़ाय किया, और आगे से जनाब ख़बरें भी लगवा देते हैं खान ने फ़लाँ की सताइश की। ऐसे हालात में भी अगर खान सताइश कर रहा है तो मुझे हैरत होती है कि कुछ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अपने घरों से नहीं ले, जो पंजाब अभी तक जो है तंजीम वहाँ पे नहीं है, सिंध में तंजीम न होने के बराबर है, और बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है। 1.5 साल से ये तंजीम साजी क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, तो मुझे एक बात ये झूठ मूठ बताते हैं। हाँ मरूद साहब, एक चीज़ बताएं, देखिए जो माइंस एंड मिनरल्स का जो कानून साजी होनी है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ये इंतहाई अहम भी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वफाक ने एक तरह से ड्राफ्ट भेजा, और वफाक के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है ये माइंस एंड मिनरल्स, और आपको पता है और भी किन के लिए अहमियत का हामिल है, तो ये इसको एज लेवरेज यूज़ किया जाएगा, एज अ बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूज़ करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए। अल्लाह करे कि ये बार्गेनिंग चिप बन जाए। मतलब ये कोई बताएंगे ना, सूबे के वसाइल अगर मरकज को या SIFC को दे रहे हैं तो उस शिक की निशानदेही तो करे ना कि फलां शिक या फलां कानून जो है वो मरकज को इख्तियारात जो है ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि आपको याद होगा अलीमा खान साहिबा का भी एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब की रिहाई तक उनकी तजवीज़ ये है कि इस बिल को मौखर कर दिया जाए और ये कानून साजी न की जाए। और अब खैर जो रीसेंट फैसला है उसमें तो ये है कि खान साहब की जो मंशा है उससे मशरूत है इसकी मंजूरी। तो लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर अब इस कानून के हवाले से बार्गेन कर सकेंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बार्गेन तब कर सकेंगे ना जब कोई बार्गेनिंग क्लास हो इसमें। मैं अभी तक मैंने तो मुसविदा पढ़ा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये वैसी मतलब है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, रेयर द बोगी ऑफ ए लॉ या ऑफ ए पिटी थिंग, यानी कोई चीज़ है नहीं। और अब इन्होंने कहा है बेसिकली, मुझे तो इसमें यह नज़र आ रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताना है कि जी जिस तरह आप हमारी मर्जी के मनाफी कानून साजी नहीं कर सकते हैं तो आप गवर्नेंस भी शायद मुस्तकबिल में न कर सके। मुझे तो ये इंप्रेशन या ये तासुर जो है इसमें नज़र आ रहा है। आपकी मतलब मर्जी के बगैर गवर्नेंस भी ना कर सके सूबे की 18वीं तरमीम के बाद? नहीं, मैं PTI के उन लोगों की तरफ से ये इंप्रेशन दिया जा रहा है अली अमीन खान को कि अगर हम ना चाहें तो आप कानून साजी भी नहीं कर सकते हैं और ना शायद गवर्नेंस कर सकेंगे। ओके। अच्छा मरूद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट से मज़ाकरात होते हैं, अब आप उसको डील ना भी कहें, चले इंगेजमेंट कह ले, मज़ाकरात होते हैं, उसके नतीजे में कोई भी चीज़ तय होती है वो उसे डील ही का नाम दिया जाएगा। लेकिन माजी के सियासतदानों ने जब की ये मज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा ज़्यादा होती है, सियासतदानों की कम होती है। अब आप PMLN में देख लीजिए और इससे कबल भी देख लीजिए कि किस तरह से फिर बड़ी शराइत होती हैं। तो सोशल मीडिया के कई लोग और कई हल्के तो ये कहते हैं कि खान डट के खड़ा है, कभी डील नहीं करेगा, कभी बार्गेन नहीं करेगा। फिर ये सब क्या है एंगेजमेंट? मेरा ख्याल है कि अगर डील करनी होती ना, मौके ऐसे आए थे डील खान कर चुका होता।
ये डील जो है 2.25 साल की बेगुनाह कैद गुजारने के बाद करेगा। एक एक दिन जो है इसका हिसाब देना चाहिए इन लोगों को। जितने भी जराइम या केसेस उन पे थोपे गए सब में बरी हो गए। तो लिहाजा अब आखिर में और इसी डील न करने के अमल ने तो खान को मकबूलियत के मेराज पे पहुंचाया है। यानी कि अब खान को गंदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी रिहाई किसी डील के नतीजे में हो, ताकि जो अवामी सपोर्ट उनको हासिल है वो सपोर्ट जो है उनसे इस सूरत में छीनी जाए। और पाकिस्तानी किसी डील को होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और न खान ऐसी शख्सियत हैं कि वो 2.25 साल के बाद कहेंगे कि अब मैं डील कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी के जहन में डील का तस्वर है तो मैं अल-ऐलान ये कहता हूँ कि जिस दिन डील हो गया, जो पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ है वो धड़ाम से गिरेगा।